लाभ से वंचित रहना पड़ता है। महत्वपूर्ण पुनर्संतुलन, बिना पुनर्संतुलन के पोर्टफोलियो जोखिम बढ़ा सकता है। एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। आक्रामक निवेश क्या है? आक्रामक निवेशक ज्यादा जोखिम लेने को तैयार रहते हैं ताकि उच्च रिटर्न पा सकें। वे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों, उभरते बाजारों और नए उद्योगों में निवेश करते हैं। उनका लक्ष्य कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। आक्रामक निवेश के मुख्य तत्व। 1. जोखिम उठाना। आक्रामक निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव को सहन करते हैं और मंदी के दौरान भी निवेश बनाए रखते हैं। 2. उच्च विकास वाले स्टॉक्स। तकनीकी, बायोटेक, स्टार्टअप्स आदि क्षेत्रों में निवेश। इनमें सफलता की संभावना तो अधिक होती है, लेकिन असफलता का जोखिम भी। 3. कम या कोई लाभांश नहीं। आक्रामक निवेशक ज्यादातर उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपनी आय को बढ़ाने के लिए मुनाफे को पुनर्निवेशित करती हैं। वे नियमित लाभांश नहीं देती। आक्रामक निवेश की रणनीतियां। 1. अविकास निवेश, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तेजी से बढ़ती कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश। भविष्य में आय और मूल्य वृद्धि की संभावना पर ध्यान। 2. बाजार के ट्रेंड्स का अनुसरण। नवीनतम तकनीकों या उद्योगों में निवेश करना। तेजी से बदलाव को देखते हुए तेजी से फैसले लेना। आक्रामक निवेश के लाभ। उच्च रिटर्न की संभावना। तेजी से पूंजी वृद्धि। नवाचार और नए अवसरों का लाभ। आक्रामक निवेश की सीमाएं। अधिक जोखिम, पूंजी का बड़ा हिस्सा खोने का खतरा। भावनात्मक तनाव, उतार चढ़ाव के कारण चिंता। अस्थिरता, कीमतों में तेज बदलाव। दोनों रणनीतियों का मिश्रण, संतुलित निवेश। अधिकांश निवेशक रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों का संतुलन बनाकर निवेश करते हैं, जिससे जोखिम और लाभ के बीच समता बनी रहे। इसे संतुलित निवेश, बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। रक्षात्मक निवेश सुरक्षा और स्थिरता पसंद करने वालों के लिए उपयुक्त है। आक्रामक निवेश तेजी से वृद्धि और अधिक जोखिम लेने वालों के लिए। निवेशक को अपनी जोखिम क्षमता, समयावधि और वित्तीय लक्ष्य के आधार पर इन रणनीतियों को चुनना चाहिए। समय समय पर पुनर्संतुलन से पोर्टफोलियो को संतुलित बनाए रखना चाहिए। उद्यमी, एंटरप्राइजिंग, निवेश, सतर्कता और सक्रियता का संगम। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में निवेश को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, रक्षात्मक निवेश और उद्यमी निवेश। जहां रक्षात्मक निवेशक संरक्षित और कम जोखिम वाली रणनीतियां अपनाते हैं, वहीं उद्यमी निवेशक ज्यादा सक्रिय और जोखिम उठाने वाले होते हैं। वे बेहतर रिटर्न के लिए अधिक समय, मेहनत और शोध करने के लिए तैयार रहते हैं। उद्यमी निवेश क्या है? उद्यमी निवेश वह रणनीति है जिसमें निवेशक सतर्कता पूर्वक उच्च रिटर्न की तलाश करता है। छोटे, कम प्रसिद्ध या कम मूल्यांकन वाले स्टॉक्स में निवेश करता है। वित्तीय विवरणों का गहरा विश्लेषण करता है। सक्रिय रूप से शेयरों की खरीद फरोख्त करता है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पर्याप्त समय, ज्ञान और संसाधन होते हैं ताकि वे कंपनी की बारीकियों को समझ सकें और बाजार की अस्थिरता का फायदा उठा सकें। उद्यमी निवेश की मुख्य विशेषताएं। 1. सतर्कता पूर्वक उच्च रिटर्न की तलाश। उद्यमी निवेशक ऐसे अवसरों को खोजते हैं जहां सामान्य निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। ये निवेशक मानते हैं कि अधिक रिसर्च और गहरी समझ से बेहतर अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाजार में कम चर्चित कंपनियों के शेयर जो सस्ते हों पर उनमें बढ़ने की क्षमता हो, या ऐसे उद्योग जो उभर रहे हों लेकिन अभी व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त न हुए हों। 2. छोटे, कम प्रसिद्ध या कम मूल्यांकन वाले स्टॉक्स। छोटी कंपनियां या ऐसे स्टॉक्स जिनका बाजार मूल्य, मार्केट कैप, छोटा हो। ये स्टॉक्स अक्सर कम सुर्खियों में रहते हैं और इसलिए मूल्यांकन कम होता है। यदि सही चयन किया जाए तो इनमें तेजी से वृद्धि की संभावना अधिक होती है। 3. वित्तीय विवरणों का गहरा विश्लेषण। उद्यमी निवेशक कंपनी के बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह आदि का विस्तार से अध्ययन करते हैं। वे कंपनी के ऋण स्तर, लाभप्रदता, संचालन की दक्षता और प्रबंधन की गुणवत्ता का विश्लेषण करते हैं। वित्तीय विश्लेषण के आधार पर वे कंपनी की वास्तविक स्थिति और संभावनाओं का आकलन करते हैं। 4. सक्रिय खरीद बिक्री। उद्यमी निवेशक बाजार की स्थितियों के अनुसार सक्रिय रहते हैं।
वे निवेश को समय समय पर पुनः मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकतानुसार शेयर खरीदते या बेचते हैं। इसका उद्देश्य अवसर मिलने पर लाभ लेना और नुकसान को कम करना होता है। उद्यमी निवेश की रणनीतियां। एक, मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग। अंडरवैल्यूड कंपनियों की खोज जो बाजार में सस्ते मिल रही हो। ये कंपनियां मजबूत फंडामेंटल्स वाली हो सकती हैं पर बाजार की अनिश्चितताओं के कारण कम कीमत पर हों। 2, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तेजी से बढ़ रही कंपनियों में निवेश करना। नई तकनीक या उद्योगों में अवसर तलाशना। 3, स्पेशल सिचुएशंस। विलय, अधिग्रहण, पुनर्गठन जैसी घटनाओं में अवसर खोजना। इन अवसरों में कीमतों में अस्थिरता होती है और सही निर्णय से लाभ हो सकता है। उद्यमी निवेश की प्रक्रिया। चरण 1, शोध और विश्लेषण। संभावित कंपनियों की सूची बनाना। वित्तीय विवरणों का गहन अध्ययन। उद्योग और प्रतिस्पर्धा की समीक्षा। जोखिम और अवसरों का मूल्यांकन। चरण 2, निवेश निर्णय। अंतर्निहित मूल्यांकन के आधार पर निवेश करना। खरीदारी के लिए सही समय का चयन। चरण 3, सक्रिय प्रबंधन। बाजार और कंपनी की स्थिति पर नजर रखना। नियमित पुनर्मूल्यांकन। आवश्यकतानुसार शेयर खरीदना या बेचना। उद्यमी निवेश के लाभ। उच्च रिटर्न की संभावना, गहरी रिसर्च और सही चयन से बेहतर लाभ। अवसरों की पहचान, कम प्रतिस्पर्धा वाले स्टॉक्स में निवेश। निवेश पर नियंत्रण, सक्रिय प्रबंधन से बेहतर प्रतिक्रिया। विविधता, सामान्य निवेशकों से अलग निवेश क्षेत्रों में प्रवेश। उद्यमी निवेश के जोखिम और चुनौतियां। अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता। गलत विश्लेषण से नुकसान। बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता। भावनात्मक निर्णय लेने का खतरा। उद्यमी निवेश के लिए उपयुक्त व्यक्ति जिनके पास वित्तीय ज्ञान और अनुभव हो, जो समय और संसाधन निवेश कर सके, जो बाजार के उतार चढ़ाव को सहन कर सके, जो सतत सीखने और अपने निर्णयों को सुधारने के लिए तैयार हो। वास्तविक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1, छोटे शहर की टेक कंपनी। एक छोटी टेक कंपनी जिसकी बाजार पूंजी सीमित है लेकिन उसकी तकनीक उभरते क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। उद्यमी निवेशक इसे खोजकर निवेश कर सकता है और कंपनी के विकास के साथ लाभ कमा सकता है। उदाहरण 2, पुनर्गठन की कंपनी। एक कंपनी जो आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है लेकिन प्रबंधन द्वारा पुनर्गठन किया जा रहा है। उद्यमी निवेशक इस स्थिति का विश्लेषण कर उचित मूल्य पर निवेश कर सकता है। उद्यमी निवेश एक सक्रिय, ज्ञान आधारित और सतर्क निवेश रणनीति है जो जोखिमों को स्वीकार करते हुए उच्च रिटर्न की खोज करती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो समय और मेहनत देने को तैयार हों और बाजार की गहराई में जाकर अवसरों की खोज करना चाहें। यह रणनीति सफलता के लिए गहन शोध, नियमित निगरानी और त्वरित निर्णय लेने की मांग करती है। यदि सही तरीके से अपनाई जाए तो यह निवेशकों को बेहतर वित्तीय परिणाम और पोर्टफोलियो में विविधता प्रदान कर सकती है। स्टॉक चुनने के मानदंड, ग्राहक के वित्तीय मापदंडों का गहन विश्लेषण। स्टॉक निवेश में सफलता का मूल आधार होता है सही स्टॉक का चयन। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम ने निवेश को विज्ञान और कला दोनों माना और स्टॉक चुनने के लिए कुछ ठोस वित्तीय मापदंड सुझाए। ये मापदंड निवेशकों को जोखिम कम करते हुए उचित रिटर्न दिलाने में मदद करते हैं। इस लेख में हम ग्राहम के प्रमुख मापदंडों पीई अनुपात, पीबी अनुपात, लाभांश स्थिरता, ऋण स्तर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक पीई अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई अनुपात क्या है? पीई अनुपात दर्शाता है कि निवेशक ₹1 की आय के लिए कितना भुगतान कर रहा है। इसे समझने के लिए सूत्र है पीई अनुपात शेयर की कीमत प्रति शेयर आय, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। ग्राहम की सलाह। ग्राहम ने सलाह दी कि निवेशक ऐसे स्टॉक्स चुने जिनका पीई अनुपात कम हो। इसका मतलब कंपनी की आय के मुकाबले उसके स्टॉक की कीमत कम हो, जिससे स्टॉक अंडरवैल्यूड माना जाता है। पीई अनुपात का महत्व। कम पीई संकेत करता है कि स्टॉक सस्ता है या बाजार ने कंपनी की क्षमता को कम आंका है। ज्यादा पीई दर्शाता है कि स्टॉक महंगा है या बाजार में उसकी उम्मीदें बहुत अधिक हैं। व्यवहारिक उदाहरण।
यदि किसी कंपनी का EPS 10 रुपये है और स्टॉक का मूल्य 100 रुपये है तो PE 10। जबकि किसी दूसरी कंपनी का EPS 5 रुपये है और स्टॉक का मूल्य 100 रुपये है तो PE 20। पहला स्टॉक अपेक्षाकृत सस्ता है, जो निवेश के लिए आकर्षक हो सकता है। सीमाएं। कम PE हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता, यह कंपनी की समस्याओं को भी दर्शा सकता है। उच्च PE का मतलब कंपनी के भविष्य में बेहतर विकास की उम्मीद भी हो सकती है। 2 PB अनुपात, प्राइस टू बुक रेशियो। PB अनुपात क्या है? PB अनुपात यह बताता है कि बाजार मूल्य कंपनी की बुक वैल्यू, शुद्ध संपत्ति, के अनुपात में कितना है। सूत्र है PB अनुपात शेयर की कीमत प्रति शेयर बुक वैल्यू। ग्राहम की सलाह। ग्राहम ने सलाह दी कि PB अनुपात 1.5 से अधिक न हो। यदि स्टॉक की कीमत उसकी बुक वैल्यू से अधिक नहीं हो तो निवेश सुरक्षित माना जाता है। बुक वैल्यू का महत्व। बुक वैल्यू कंपनी के कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों का अंतर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो निवेशक को न्यूनतम इस मूल्य की सुरक्षा मिलती है। व्यवहारिक उदाहरण। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 200 रुपये प्रति शेयर है और शेयर की कीमत 300 रुपये है तो PB 1.5। 300 रुपये से ऊपर का मूल्यांकन ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। 3 लाभांश की स्थिरता और उचित विभाजन दर। लाभांश क्या है? लाभांश कंपनी द्वारा निवेशकों को लाभ का वह हिस्सा है जो वे नियमित रूप से वितरित करते हैं। यह निवेशकों के लिए स्थिर आय का स्रोत होता है। ग्राहम की सलाह। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो नियमित और स्थिर लाभांश दें। लाभांश का वितरण बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक उचित विभाजन दर निवेश की स्थिरता दर्शाती है। लाभांश का महत्व। नियमित लाभांश कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत होता है। यह निवेशकों को विश्वास देता है और बाजार में कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। व्यवहारिक उदाहरण। एक कंपनी जो लगातार 5 से 7% लाभांश देती है उसे सुरक्षित माना जाता है। अचानक लाभांश में कटौती या अनियमित भुगतान जोखिम का संकेत है। 4 न्यूनतम ऋण और सॉल्वेंसी। ऋण का महत्व। किसी कंपनी के पास कितना ऋण है यह उसकी वित्तीय स्थिति का एक अहम पहलू है। अधिक ऋण का मतलब अधिक वित्तीय जोखिम होता है। ग्राहम की सलाह। निवेश के लिए ऐसी कंपनियां चुनें जिनका ऋण स्तर न्यूनतम हो। कंपनियों की सॉल्वेंसी यानी भुगतान क्षमता स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए। ऋण का विश्लेषण। ऋण से इक्विटी अनुपात देखें, यह बताता है कि कंपनी ने अपनी पूंजी का कितना हिस्सा कर्ज से प्राप्त किया है। कम ऋण से इक्विटी अनुपात बेहतर माना जाता है क्योंकि यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। व्यवहारिक उदाहरण। यदि कंपनी का ऋण से इक्विटी अनुपात 0.5 से कम है तो वह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अनुपात अधिक होने पर कंपनी पर ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता है और जोखिम बढ़ता है। वास्तविक जीवन के मापदंड और मानदंड। उदाहरण 1। ग्राहम ने कुछ अन्य सूचकांक भी सुझाए हैं जो स्टॉक के चयन में मदद करते हैं जिसकी बाजार पूंजी सीमित है। वर्तमान अनुपात उसकी तकनीक उभरते क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अल्पकालिक भुगतान क्षमता दर्शाता है। निवेशक इसे खोजकर निवेश कर सकता है 1 मिनट या अधिक विकास के साथ लाभ कमा माना जाता है। उदाहरण 2। प्रवाह पुनर्गठन की कंपनी। मजबूत कंपनी जो आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है लेकिन प्रबंधन द्वारा पुनर्गठन किया जा रहा है। कमाई की स्थिरता। उद्यमी निवेशक इस कंपनी का विश्लेषण कर और समय के साथ निवेश कर सकता है। के लिए सकारात्मक संकेत। उद्यमी निवेश एक सक्रिय, ज्ञान आधारित और सतर्क समग्र दृष्टिकोण जो जोखिमों को स्वीकार करते हुए उच्च रिटर्न की खोज करती है। हर मापदंड निवेशकों के लिए सीमाएं होती हैं जो समय और मेहनत देने को तैयार के लिए और बाजार की गहराई में जाकर कम हो सकता है लेकिन उसका ऋण स्तर अधिक हो सकता है। रणनीति सफलता के लिए गहन शोध, मापदंडों को निगरानी और देखना निर्णय लेने की मांग करती है। गुणात्मक कारकों का महत्व सही तरीके से अपनाई जाए वित्तीय मापदंडों के साथ कंपनी के प्रबंधन परिणाम और पोर्टफोलियो में विविधता प्रदान करती है और भविष्य की संभावनाएं भी चुनने के मानदंड। ग्राहक के वित्तीय व्यवहारिक सुझाव और निवेश की प्रक्रिया।
स्टॉक निवेश में विश्लेषण के मूल आधार होता है सही स्टॉक का सूची तैयार करें। बाजार में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम ने निवेश को विज्ञान और कला दोनों माना और स्टॉक चुनने के लिए कुछ लाभांश मापदंड सुझाए के आधार पर स्टॉक्स को मापदंड निवेशकों को जोखिम कम करते हुए उचित रिटर्न दिलाने में मदद करते हैं। प्रबंधन उद्योग की इस लेख में हम ग्राहम के प्रमुख मापदंडों 4 मूल्यांकन करें, पीबी अनुपात का वास्तविक मूल्यांकन करें, ऋण स्तर का विस्तृत निवेश निर्णय लें, उपयुक्त स्टॉक्स में निवेश करें, अनुपात प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो समीक्षा, निवेश के बाद पोर्टफोलियो का समय पर पुनर्मूल्यांकन करें। अनुपात दर्शाता है कि निवेश में आम गलतियां और उनसे कितना भुगतान कर रहा है। केवल लोकप्रिय स्टॉक्स में समझने के लिए सूत्र है, बिना गहरे विश्लेषण के अनुपात शेयर की कीमत प्रति शेयर आय, निवेश शेयर EPS, लाभांश या ऋण जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की उपेक्षा करना। ने सलाह दी कि निवेशक ऐसे स्टॉक्स चुनें जिनका मानदंड निवेशकों को एक ठोस और वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, आय के मुकाबले समझदारी से कीमत कम हो, जिससे स्टॉक अंडरवैल्यूड माना जाता है। PB अनुपात, स्थिर लाभांश वितरण का महत्व, न्यूनतम ऋण स्तर, ये सभी संकेतक निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाने में मदद करते हैं। कंपनी की क्षमता को कम आता है। इन मापदंडों को ज्यादा गुणात्मक और बाजार के रुझानों के साथ मिलाकर देखने से निवेशक की उम्मीदें बहुत अधिक और संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। व्यवहारिक उदाहरण इस प्रकार, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये मानदंड ₹10 में सफलता की मूल्य ₹100 है तो PE 10, जबकि किसी दूसरी कंपनी का EPS ₹5 है और स्टॉक का मूल्य ₹100 है तो PE 20। पहला स्टॉक अपेक्षाकृत सस्ता है जो निवेश के लिए आकर्षक हो सकता है। सीमाएं, कम PE हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता, यह कंपनी की समस्याओं को भी दर्शा सकता है। उच्च PE का मतलब कंपनी के भविष्य में बेहतर विकास की उम्मीद भी हो सकती है। 2 PB अनुपात, प्राइस टू बुक रेशियो। PB अनुपात क्या है? PB अनुपात यह बताता है कि बाजार मूल्य कंपनी की बुक वैल्यू, शुद्ध संपत्ति, के अनुपात में कितना है। सूत्र है PB अनुपात शेयर की कीमत प्रति शेयर बुक वैल्यू। ग्राहम की सलाह, ग्राहम ने सलाह दी कि PB अनुपात 1.5 से अधिक न हो। यदि स्टॉक की कीमत उसकी बुक वैल्यू से अधिक नहीं हो तो निवेश सुरक्षित माना जाता है। बुक वैल्यू का महत्व, बुक वैल्यू कंपनी के कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों का अंतर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो निवेशक को न्यूनतम इस मूल्य की सुरक्षा मिलती है। व्यवहारिक उदाहरण, अगर कंपनी की बुक वैल्यू ₹200 प्रति शेयर है और शेयर की कीमत ₹300 है तो PB 1.5। ₹300 से ऊपर का मूल्यांकन ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। 3 लाभांश की स्थिरता और उचित विभाजन दर। लाभांश क्या है? लाभांश कंपनी द्वारा निवेशकों को लाभ का वह हिस्सा है जो वे नियमित रूप से वितरित करते हैं। यह निवेशकों के लिए स्थिर आय का स्रोत होता है। ग्राहम की सलाह, ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो नियमित और स्थिर लाभांश दें। लाभांश का वितरण बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक उचित विभाजन दर निवेश की स्थिरता दर्शाती है। लाभांश का महत्व, नियमित लाभांश कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत होता है। यह निवेशकों को विश्वास देता है और बाजार में कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। व्यवहारिक उदाहरण, एक कंपनी जो लगातार 5 से 7% लाभांश देती है उसे सुरक्षित माना जाता है। अचानक लाभांश में कटौती या अनियमित भुगतान जोखिम का संकेत है। 4 न्यूनतम ऋण और सॉल्वेंसी। ऋण का महत्व, किसी कंपनी के पास कितना ऋण है यह उसकी वित्तीय स्थिति का एक अहम पहलू है। अधिक ऋण का मतलब अधिक वित्तीय जोखिम होता है। ग्राहम की सलाह, निवेश के लिए ऐसी कंपनियां चुनें जिनका ऋण स्तर न्यूनतम हो। कंपनियों की सॉल्वेंसी यानी भुगतान क्षमता स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए। ऋण का विश्लेषण, ऋण से इक्विटी अनुपात देखें, यह बताता है कि कंपनी ने अपनी पूंजी का कितना हिस्सा कर्ज से प्राप्त किया है। कम ऋण से इक्विटी अनुपात बेहतर माना जाता है क्योंकि यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। व्यवहारिक उदाहरण, यदि कंपनी का ऋण से इक्विटी अनुपात 0.5 से कम है तो वह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अनुपात अधिक होने पर कंपनी पर ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता है और जोखिम बढ़ता है। बांड निवेश, एक सुरक्षित और संतुलित निवेश विकल्प। निवेश की दुनिया में बांड, बॉन्ड्स, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर उन निवेशकों के लिए जो सुरक्षा,
स्थिरता और नियमित आय की तलाश में होते हैं। रक्षात्मक निवेशकों के लिए बांड एक आकर्षक विकल्प हैं क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। इस लेख में हम बांड निवेश के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से AAR रेटेड कॉर्पोरेट बांड, सरकारी बांड और ट्रेजर बिल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, साथ ही उच्च उपज वाले बांडों की सतर्कता से समीक्षा करेंगे। एक बांड क्या है? परिभाषा। बांड एक प्रकार का ऋण साधन, डेट इंस्ट्रूमेंट, होता है जिसमें निवेशक, बॉन्ड होल्डर, कंपनी, सरकार या किसी संस्था को एक निश्चित अवधि के लिए धन उधार देता है। इसके बदले में उसे एक निश्चित ब्याज, कूपन रेट, प्राप्त होता है और अवधि समाप्त होने पर मुख्य राशि, प्रिंसिपल, वापस मिलती है। बांड की मुख्य विशेषताएं। निश्चित आय, निवेशक को निश्चित अंतराल पर ब्याज मिलता है। मूलधन की वापसी, परिपक्वता पर निवेश की गई राशि वापस मिलती है। कम जोखिम, शेयरों की तुलना में बांड अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। विभिन्न प्रकार, सरकारी, कॉर्पोरेट, म्युनिसिपल आदि। 2. रक्षात्मक निवेश में बांड की भूमिका। रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, का प्राथमिक लक्ष्य होता है पूंजी की सुरक्षा और नियमित आय। ऐसे निवेशक जो जोखिम कम लेना चाहते हैं, वे अक्सर अपनी पूंजी का एक हिस्सा बांडों में निवेश करते हैं। क्यों बांड? स्थिर आय स्रोत, नियमित ब्याज भुगतान से नकदी प्रवाह सुनिश्चित होता है। कम जोखिम, विशेषकर उच्च रेटेड बांड्स की सुरक्षा बेहतर होती है। विविधता, स्टॉक्स के साथ बांड मिलाकर पोर्टफोलियो को विविध और सुरक्षित बनाया जा सकता है। कम अस्थिरता, शेयरों की तुलना में बांड का मूल्य कम उतार चढ़ाव करता है। 3 बांड के प्रकार और उनकी रेटिंग। 3.1 सरकारी बांड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। भारत सरकार द्वारा जारी बांड, जिन्हें गारंटीकृत माना जाता है, सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। उदाहरण, सॉवरेन बॉन्ड्स, राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य विकास बांड। 3.2 ट्रेजर बिल, ट्रेजरी बिल्स। अल्पकालीन सरकारी ऋण साधन, आमतौर पर 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की अवधि के लिए। कोई नियमित ब्याज नहीं होता, पर इन्हें छूट, डिस्काउंट पर खरीदा जाता है। परिपक्वता पर निवेशक को पूरा मूल्य प्राप्त होता है। उच्च तरलता वाले सुरक्षित निवेश। 3.3 कॉर्पोरेट बांड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कंपनियों द्वारा जारी बांड। जोखिम सरकारी बांड से अधिक, पर रिटर्न भी बेहतर हो सकता है। कॉर्पोरेट बांडों की रेटिंग उनके क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है। 4. क्रेडिट रेटिंग और उनका महत्व। क्रेडिट रेटिंग कंपनियों या सरकारों की वित्तीय स्थिति, भुगतान क्षमता और जोखिम को दर्शाती है। रेटिंग एजेंसियां जैसे क्रिसिल, ICRA, के भारत में प्रमुख हैं। रेटिंग का महत्व। उच्च रेटिंग वाले बांड निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। कम रेटिंग वाले बांड अधिक ब्याज देते हैं, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। 5. रेटेड कॉर्पोरेट बांड। विशेषताएं। इन बांडों को उच्च क्रेडिट रेटिंग मिली होती है। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। नियमित ब्याज भुगतान सुनिश्चित। लगभग सरकारी बांडों जितना सुरक्षित माना जाता है। निवेशकों के लिए फायदे। अपेक्षाकृत उच्च रिटर्न सरकारी बांडों की तुलना में। जोखिम कम होने से रक्षात्मक निवेश के लिए उपयुक्त। अच्छा नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और स्थिर आय। निवेश में सावधानी। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर निगरानी रखें। बाजार की स्थिति और ब्याज दरों का ध्यान रखें। रेटिंग में गिरावट पर सतर्क रहें। 6. उच्च उपज वाले बांड, हाई यील्ड बॉन्ड्स। परिचय। इन्हें जंक बांड भी कहा जाता है। ये बांड उच्च जोखिम वाले होते हैं, लेकिन ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। कंपनियां जिन्हें क्रेडिट रेटिंग कम मिली हो, वे इन बांडों को जारी करती हैं। फायदे। उच्च आय की संभावना। पोर्टफोलियो में विविधता और रिटर्न में वृद्धि। जोखिम। डिफॉल्ट, मूलधन और ब्याज भुगतान में असमर्थता का खतरा। आर्थिक मंदी या कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति से नुकसान। इन बांडों की कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। सतर्क दृष्टिकोण। उच्च उपज वाले बांडों में निवेश करते समय गहन विश्लेषण आवश्यक। केवल उन निवेशकों के लिए उपयुक्त जो जोखिम लेने के लिए तैयार हों।
पोर्टफोलियो में सीमित हिस्सेदारी रखें। 7 बांड निवेश की रणनीतियां। 7.1 लंबी अवधि के लिए बांड निवेश। रक्षात्मक निवेशक अक्सर 5 से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बांड खरीदते हैं। यह रणनीति ब्याज दर के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करती है। स्थिर और पूर्वानुमानित आय सुनिश्चित होती है। 7.2 बांड फंड्स या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश। सीधे बांड खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना। पेशेवर प्रबंधन और जोखिम कम करना। तरलता और विविधता अधिक। 7.3 लैडरिंग स्ट्रैटेजी सीडी रणनीति। विभिन्न अवधि वाले बांडों में निवेश करना। समय समय पर बांड परिपक्व होते हैं और पुनः निवेश करते हैं। ब्याज दर में बदलाव के जोखिम को कम करता है। 8 बांड निवेश के लाभ। निश्चित और नियमित आय। कम जोखिम और पूंजी की सुरक्षा। पोर्टफोलियो विविधता। सरकारी बांडों के माध्यम से पूरी सुरक्षा। 9 बांड निवेश के जोखिम। ब्याज दर जोखिम। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बांड की कीमत गिरती है। क्रेडिट जोखिम। कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। तरलता जोखिम। कुछ बांड आसानी से नहीं बिकते। मुद्रास्फीति जोखिम। उच्च मुद्रास्फीति बांड के रिटर्न की वास्तविक कीमत को कम कर सकती है। 10 व्यवहारिक सुझाव। अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार बांड चुनें। AAR रेटेड बांडों को प्राथमिकता दें। उच्च उपज वाले बांडों में सतर्कता से निवेश करें। बाजार और ब्याज दरों पर नजर रखें। पोर्टफोलियो को समय समय पर पुनर्संतुलित करें। बांड निवेश विशेष रूप से रक्षात्मक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर विकल्प है। AAR रेटेड कॉर्पोरेट बांड, सरकारी बांड और ट्रेजर बिल न केवल पूंजी की सुरक्षा करते हैं बल्कि नियमित आय भी प्रदान करते हैं। उच्च उपज वाले बांडों की ओर नजर रखना भी आवश्यक है, लेकिन वे अधिक जोखिम के साथ आते हैं। इसलिए निवेशकों को अपने जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार बांड निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। निवेश मनोविज्ञान, सफलता के पीछे की मानसिक कला। निवेश केवल संख्या और तकनीकी विश्लेषण का खेल नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान का भी गहरा विषय है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम ने भावनात्मक अनुशासन और तर्कसंगत सोच को निवेश की सफलता का आधार बताया। बाजार में उतार चढ़ाव के समय निवेशकों की भावनाएं उनकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। सही मानसिक दृष्टिकोण के बिना बेहतरीन रणनीति भी विफल हो सकती है। इस लेख में हम निवेश मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित करके अनुशासन और दीर्घकालिक सोच से बेहतर निवेश किया जा सकता है। एक निवेश मनोविज्ञान क्या है? निवेश मनोविज्ञान, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, वह क्षेत्र है जो यह समझने का प्रयास करता है कि निवेशक कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने निवेश निर्णय कैसे लेते हैं। यह उन मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और पूर्वाग्रहों का अध्ययन है जो निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं। क्यों जरूरी है? बाजार केवल तार्किक गणनाओं से नहीं चलता, बल्कि मानव भावनाओं से भी प्रभावित होता है। निवेशकों के भय, लालच, आशा और निराशा बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव लाते हैं। समझदारी से अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को जानकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 2 निवेशकों की आम मनोवैज्ञानिक गलतियां। 2.1 लालच, ग्रीड। जब बाजार तेजी पर होता है, निवेशक जल्दी बड़ी कमाई के लालच में बिना सही विश्लेषण के खरीदारी कर लेते हैं। इससे ओवरवैल्यूड स्टॉक्स में निवेश हो जाता है, जो बाद में नुकसान का कारण बनता है। 2.2 भय, फियर। बाजार गिरावट के दौरान निवेशक डर के कारण जल्दबाजी में स्टॉक बेच देते हैं। इससे नुकसान का नुकसान, लॉस लॉकिंग, होता है, जबकि गिरावट के बाद पुनः उछाल संभव होता है। 2.3 समूह मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। निवेशक भीड़ का अनुसरण करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। इस मानसिकता से बाजार में बुलबुले, बबल्स या क्रैश हो सकते हैं। 2.4 पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। लोग केवल अपनी मान्यताओं को समर्थन देने वाली जानकारी को स्वीकार करते हैं और विरोधी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं। इससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। 2.5 अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ निवेशक अपनी योग्यता और जानकारी को अधिक आकलन करते हैं।
यह जोखिम लेने और गलत फैसले करने का कारण बनता है। 3 भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? वित्तीय नुकसान को कम करना। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर जल्दबाजी में होते हैं और आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। नियंत्रित मनोवृत्ति से यह नुकसान टाला जा सकता है। अनुशासन बनाए रखना। नियमित निवेश योजना को बनाए रखना तब संभव होता है जब निवेशक भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इससे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होते हैं। तर्कसंगत निर्णय लेना। भावनाओं को किनारे रखकर निर्णय लेने पर निवेश के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। 4 बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान मनोवैज्ञानिक अनुशासन। 4.1 निराशा से बचाव। बाजार गिरावट पर निराशा न करें। याद रखें कि बाजार चक्र में गिरावट सामान्य है। गिरावट के दौरान धैर्य रखें और अवसर देखें। 4.2 लालच से बचाव। तेजी के दौर में लालच से बचें। तय योजना के अनुसार ही निवेश करें, बिना जल्दबाजी के। बबल बनने के संकेतों को पहचानें। 4.3 योजना बनाएं और उसका पालन करें। निवेश योजना और लक्ष्य निर्धारित करें। योजना के अनुसार नियमित समीक्षा करें, पर भावनात्मक फैसले न लें। 5 दीर्घकालिक दृष्टि अपनाने का महत्व। 5.1 समय निवेश का सबसे बड़ा मित्र। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में स्टॉक मार्केट सकारात्मक रिटर्न देता है। त्वरित लाभ की लालसा में जल्दबाजी से बचें। 5.2 चक्रों को समझें। बाजार के चक्र, बुलिश, बियरिश, को समझना जरूरी है। बेयर मार्केट में निवेशकों को मौका मिल सकता है, न कि डरने का कारण। 5.3 संयम बनाए रखें। दीर्घकालिक निवेश में संयम जरूरी है। सतत निवेश और संयम से पूंजी वृद्धि होती है। 6 भावनात्मक नियंत्रण के लिए व्यावहारिक उपाय। 6.1 निवेश योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्य, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। योजना से विचलित न हो। 6.2 अनुशासन बनाए रखें। बिना योजना के अचानक निर्णय न लें। बाजार की आवाजाही पर प्रतिक्रिया में निवेश न करें। 6.3 विविधता अपनाएं। पोर्टफोलियो को विविध बनाएं जिससे जोखिम कम हो। इससे भावनात्मक अस्थिरता से बचाव होगा। 6.4 भावनाओं को पहचानें और नियंत्रित करें। लालच, भय या आत्मविश्वास की भावनाओं को पहचानें। निवेश निर्णयों को भावनाओं से मुक्त रखें। 6.5 निवेश शिक्षा और जागरूकता। निवेश की मूल बातें सीखें। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को समझें। विशेषज्ञ सलाह लें। 7 मानसिक मजबूती के लिए ध्यान देने योग्य बातें। 7.1 सकारात्मक सोच रखें। बाजार की अस्थिरता में भी अवसर खोजें। असफलताओं से सीखें। 7.2 निरंतर सीखना। बाजार के रुझानों, आर्थिक घटनाओं और निवेश के सिद्धांतों को सीखते रहें। 7.3 धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। निवेश में समय लगता है। धैर्य से बड़े लाभ मिलते हैं। 8 सफल निवेशकों के मनोवैज्ञानिक गुण। 8.1 अनुशासन। निर्धारित योजना का पालन। 8.2 धैर्य। जल्दी परिणाम की इच्छा न रखना। 8.3 तर्कसंगता। भावनाओं को नियंत्रित करके निर्णय लेना। 8.4 लचीलापन। बदलाव के अनुसार अपनी रणनीति में सुधार करना। 9 मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से कैसे बचें। समूह मानसिकता स्वतंत्र सोच विकसित करें। पुष्टि पूर्वाग्रह विरोधी दृष्टिकोणों पर विचार करें। अत्यधिक आत्मविश्वास सलाहकार से विचार मंथन करें। हानि से बचाव दीर्घकालिक लक्ष्य याद रखें। निवेश में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसिक अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। निवेश मनोविज्ञान को समझकर और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम बेहतर, स्थिर और संतुलित निवेश कर सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ग्राहक बेंजामिन ग्राहम ने भी यही कहा था कि बुद्धिमान निवेशक वही है जो बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहे और तर्कपूर्ण निर्णय ले। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें नियंत्रित करें और धैर्य के साथ निवेश की यात्रा जारी रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी।
दो पोलिश रणनीतियां, लाभांश पुनर्निवेश और विभाजनाधारित पुनर्संतुलन। निवेश की दुनिया में कई रणनीतियां हैं जो धन निर्माण को बढ़ावा देती हैं। लेकिन दो तकनीकें, लाभांश पुनर्निवेश और विभाजनाधारित पुनर्संतुलन, ऐसी हैं जो सरल होने के साथ साथ प्रभावी भी हैं। इन्हें पोलिश रणनीतियां कहना इस कारण उपयुक्त है क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को निरंतर चमकाने, निखारने और संतुलित करने का कार्य करती हैं, जैसे जूतों को पॉलिश किया जाता है ताकि वे सदैव चमकते रहें। आइए इन दोनों रणनीतियों को गहराई से समझते हैं। लाभांश पुनर्निवेश रणनीति, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक लाभांश क्या है? लाभांश वह राशि होती है जो कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को देती है। यह नियमित आय का एक स्रोत हो सकता है, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। दो लाभांश पुनर्निवेश रणनीति क्या है? इस रणनीति में निवेशक को जब भी कोई लाभांश प्राप्त होता है, वह उसे कैश में खर्च करने की बजाय उसी या किसी अन्य उपयुक्त स्टॉक में पुनः निवेश करता है। यह निवेश स्वचालित वृद्धि को उत्पन्न करता है। आप न केवल शेयरों पर लाभ कमाते हैं, बल्कि लाभांश पर भी लाभ अर्जित करने लगते हैं। इसे चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग का चमत्कार भी कहा जाता है। 3 लाभांश पुनर्निवेश के लाभ। 3.1 चक्रवृद्धि की शक्ति। जब आप हर लाभांश को पुनः निवेश करते हैं, तो आप ब्याज पर ब्याज का लाभ उठाते हैं। समय के साथ आपका पोर्टफोलियो नाटकीय रूप से बढ़ता है। 3.2 नियमित निवेश अनुशासन। यह रणनीति निवेश अनुशासन सिखाती है, हर बार पैसा मिलने पर उसे पुनः निवेश करना। इससे भावनात्मक निवेश, जैसे डर, लालच, कम होता है। 3.3 लागत औसतकरण, कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप समय समय पर निवेश करते हैं, तो कभी उच्च तो कभी निम्न कीमत पर स्टॉक खरीदते हैं। इससे औसत खरीद मूल्य संतुलित होता है। 3.4 कर दक्षता, टैक्स एफिशिएंसी। भारत जैसे कुछ देशों में यदि आप लाभांश को पुनः निवेश करते हैं तो कर का बोझ सीमित हो सकता है, स्थिति निर्भर। लंबी अवधि के पूंजी लाभ कर से भी कुछ राहत मिल सकती है। 4 व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एक कंपनी के शेयर रखते हैं जो 5% लाभांश देती है। साल 1 में आपको 500 रुपए लाभांश मिला। आपने यह फिर से उसी स्टॉक में लगाया। साल 2 में न केवल आपके 10,000 रुपए पर बल्कि 500 रुपए पर भी लाभांश मिलेगा। 20 वर्षों तक इस प्रक्रिया को दोहराने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी अधिक हो सकती है, भले ही शेयर की कीमत स्थिर ही क्यों न हो। 5 लाभांश पुनर्निवेश के जोखिम। यदि स्टॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो पुनर्निवेश से नुकसान हो सकता है। कंपनी अगर लाभांश देना बंद कर दे तो रणनीति प्रभावित होती है। कुछ लाभांश पुनर्निवेश योजनाएं, ड्रिप्स, में खरीद मूल्य बाजार से ऊंचा हो सकता है। विभाजनाधारित पुनर्संतुलन रणनीति, रीबैलेंसिंग बेस्ड ऑन एलोकेशन शिफ्ट्स। एक पुनर्संतुलन क्या है? पुनर्संतुलन वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो की मूल निर्धारित परिसंपत्ति आवंटन, एसेट एलोकेशन, को बहाल करते हैं जब बाजार के उतार चढ़ाव के कारण वह असंतुलित हो जाता है। 2 विभाजनाधारित पुनर्संतुलन कैसे काम करता है? मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी और 40% बॉन्ड्स हैं। अगर बाजार तेजी से बढ़ता है और इक्विटी 75% तक पहुंच जाती है, तो आप कुछ इक्विटी बेचकर बॉन्ड्स में निवेश करते हैं ताकि पुनः 60/40 का अनुपात बहाल हो। यह प्रक्रिया नियमित समय पर, जैसे हर 6 महीने, सालाना या बाजार में बड़ा बदलाव आने पर की जा सकती है। 3 पुनर्संतुलन के लाभ। 3.1 कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो सिद्धांत को लागू करना। जब स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं तो आप उन्हें बेचते हैं। जब स्टॉक्स सस्ते होते हैं तो आप उन्हें खरीदते हैं। 3.2 जोखिम नियंत्रण। जब पोर्टफोलियो में एक वर्ग बहुत बढ़ जाता है तो जोखिम भी बढ़ता है। पुनर्संतुलन से आप अपने जोखिम स्तर को नियंत्रण में रखते हैं। 3.3 भावनात्मक निर्णय से बचाव। यह रणनीति मौका देखकर काम करने के बजाय नियम और आंकड़ों पर आधारित है। आप लालच और भय में निर्णय लेने से बचते हैं। 4 आप चाहते हैं कि 60/40 संतुलन बना रहे, तो आप 15,000 रुपए के इक्विटी बेचकर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं।
इससे पोर्टफोलियो पुनः संतुलित हो जाएगा। 5 पुनर्संतुलन के प्रकार। 5.1 समय आधारित टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग। निश्चित समय पर, जैसे हर 6 महीने, पोर्टफोलियो को पुनः जांचें। 5.2 सीमा आधारित थ्रेशहोल्ड रीबैलेंसिंग। जब कोई परिसंपत्ति वर्ग अपने मूल लक्ष्य से एक निश्चित सीमा, जैसे 5% से ऊपर या नीचे चला जाए। 5.3 लाभ नुकसान आधारित। यदि किसी वर्ग में असाधारण लाभ नुकसान हुआ हो, तो पुनर्संतुलन किया जाए। 6 पुनर्संतुलन के नुकसान। टैक्स और ट्रांजैक्शन शुल्क लग सकते हैं। अक्सर बेचने का मन नहीं करता यदि स्टॉक तेजी में हो। ज्यादा पुनर्संतुलन से भी प्रदर्शन कम हो सकता है। दोनों रणनीतियों का संयोजन। जब आप लाभांश को पुनः निवेश करते हैं और समय पर पुनर्संतुलन करते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो लगातार पॉलिश होता रहता है। लाभांश पुनर्निवेश पोर्टफोलियो का आकार बढ़ाता है। पुनर्संतुलन पोर्टफोलियो को संतुलित और जोखिम नियंत्रित रखता है। यह संयोजन निवेश में दीर्घकालिक सफलता और चक्रवृद्धि वृद्धि का मार्ग बनाता है। निवेश मनोविज्ञान और इन रणनीतियों का संबंध। 1. भावनाओं से दूरी। इन रणनीतियों के कारण आप पहले से तय नियमों पर चलते हैं, न कि बाजार की भावनाओं पर। 2. लालच और डर पर नियंत्रण। पुनर्संतुलन के कारण आप तेजी में बेचते हैं, लालच से बचते हैं, और मंदी में खरीदते हैं, डर से बचते हैं। 2. पोलिश रणनीतियां, लाभांश पुनर्निवेश और विभाजनाधारित पुनर्संतुलन छोटे लेकिन सशक्त निवेश साधन हैं। वे आपको दीर्घकालिक धन सृजन, अनुशासन, जोखिम नियंत्रण और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं, भावनात्मक निर्णय से बचना चाहते हैं, और बाजार की अनिश्चितता के बावजूद एक समृद्ध भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों रणनीतियां आपकी वित्तीय सफलता की आधारशिला बन सकती हैं। डिजिटल युग और आधुनिक संदर्भ में निवेश, ग्राहम की शिक्षाओं की पुनर्व्याख्या। बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग, का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। इसमें दी गई शिक्षाएं, जैसे उचित मूल्यांकन, विविधीकरण, सुरक्षा का अंतर, भावनात्मक अनुशासन और दीर्घकालिक सोच, 20वीं सदी के निवेशकों के लिए क्रांतिकारी थीं। लेकिन अब हम 21वीं सदी के डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबो एडवाइजर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs ने निवेश की दुनिया को पुनर्परिभाषित कर दिया है। इस लेख में हम यह विश्लेषण करेंगे कि क्या ग्राहम की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, और अगर हां, तो वे आधुनिक संदर्भ में कैसे लागू की जा सकती हैं। 1. डिजिटल युग की विशेषताएं। 1.1 डेटा की उपलब्धता। अब निवेशक के पास रियल टाइम में आंकड़े उपलब्ध हैं, बैलेंस शीट, आय विवरण, बाजार मूल्य, विश्लेषण आदि। निवेश निर्णय पहले से अधिक तेज, परंतु कभी-कभी अधूरी जानकारी पर आधारित हो सकते हैं। 1.2 एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। मशीन आधारित ट्रेडिंग, जिसमें निर्णय प्रीडिफाइंड रूल्स और इंडिकेटर्स पर आधारित होते हैं। यह हजारों लेनदेन प्रति सेकंड कर सकती है, जिससे बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है। 1.3 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs विविधता और तरलता को सरल बनाते हैं। निवेशकों को सेक्टर आधारित या थीमैटिक निवेश की सुविधा देते हैं। 1.4 सोशल मीडिया और सूचना विस्फोट। रेडिट, ट्विटर, टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स निवेश पर प्रभाव डाल रही हैं। मेमे स्टॉक्स जैसी अवधारणाएं जन्म ले चुकी हैं। 2. ग्राहम की मूल शिक्षाओं की प्रासंगिकता। उचित मूल्यांकन, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। ग्राहम का मानना था कि प्रत्येक स्टॉक की एक अंतर्निहित, इंट्रिंसिक कीमत होती है, जो उसकी वास्तविक कमाई क्षमता पर आधारित होती है, न कि केवल बाजार की कीमत पर। आज भी, चाहे कितना भी तकनीकी डेटा हो, अंततः कंपनी की आंतरिक ताकतें, उसकी आय, नकदी प्रवाह, कर्ज, मार्जिन ही किसी निवेश की गुणवत्ता तय करती हैं। उदाहरण: अमेज़न या एप्पल जैसे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले मूल्यांकन समझना आवश्यक है, न कि केवल ट्रेंडिंग होने के कारण निवेश करना। डाइवर्सिफिकेशन। ग्राहम ने सिखाया कि निवेशकों को अपने पूरे धन को कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए।
आज के ETF युग में यह सिद्धांत अत्यधिक प्रासंगिक हो गया है। एक निवेशक आसानी से कम लागत पर 50-100 कंपनियों में विविधीकरण पा सकता है। उदाहरण: निफ्टी 50 या सेंसेक्स ETF में निवेश करने से एक छोटे निवेशक को विविध पोर्टफोलियो मिल जाता है। सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह ग्राहम की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा है। मूल्य और मूल्यांकन के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो पूंजी की रक्षा हो सके। डिजिटल युग में स्टॉक्स का तेजी से मूल्य में उतार चढ़ाव मार्जिन ऑफ सेफ्टी की उपयोगिता को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण: अगर कोई स्टॉक 200 रुपये का है और आंतरिक मूल्य 300 रुपये है तो 33% की सुरक्षा का अंतर है। पर अगर आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य लगभग बराबर हों तो गिरावट में भारी नुकसान हो सकता है। भावनात्मक अनुशासन। ग्राहम ने लिखा, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। आज के अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक और सोशल मीडिया प्रभावित बाजार में यह बात और अधिक सटीक हो गई है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, लालच, अफवाहें और भय सब कुछ तेजी से फैलता है। ऐसे समय में भावनात्मक नियंत्रण, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही निवेशक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। 3 आधुनिक तकनीक और ग्राहम की सोच, समन्वय या संघर्ष। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बनाम मूल्य निवेश। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अक्सर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, वॉल्यूम और तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती है। ग्राहम इसके विपरीत तर्क करते हैं कि निवेश को कंपनी के आंतरिक गुणों पर आधारित होना चाहिए, न कि कीमत के अस्थायी बदलावों पर। निष्कर्ष: तकनीकी संकेतक तात्कालिक निर्णयों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक निवेश के लिए मूल्यांकन जरूरी है। डेटा की अधिकता बनाम विवेक। आज निवेशक के पास इतना डेटा है कि विश्लेषण व्यामोह, एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति बन सकती है। ग्राहम की सिखाई सरलता आज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। PE, PB, डेट टू इक्विटी जैसे बुनियादी अनुपातों का महत्व अभी भी बना हुआ है। अनावश्यक जटिल विश्लेषण से बचना ही बुद्धिमत्ता है। ETFs और इंडेक्स फंड्स का मूल्य निवेश से संबंध। हालांकि ग्राहम ने खुद इंडेक्स फंड्स के युग में निवेश नहीं किया, लेकिन उनकी रक्षात्मक निवेशक की परिभाषा आज ETFs और इंडेक्स फंड्स के माध्यम से आसानी से लागू की जा सकती है। निष्कर्ष: इंडेक्स निवेश आज ग्राहम के विचारों का सशक्त आधुनिक स्वरूप बन चुका है। 4 तकनीकी विश्लेषण पर अत्यधिक निर्भरता का खतरा। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक्स की कीमत और वॉल्यूम का ग्राफ अध्ययन किया जाता है, चार्ट, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स आदि। ग्राहम के अनुसार तकनीकी विश्लेषण केवल कीमतों की चाल को देखता है, न कि कंपनी की आर्थिक स्थिति को। यह ट्रेडिंग के लिए उपयोगी हो सकता है, पर निवेश के लिए अपर्याप्त है। संक्षेप में, तकनीकी विश्लेषण को पूरी तरह नकारना आवश्यक नहीं है, पर इस पर ओवर निर्भरता दीर्घकालिक निवेशकों के लिए हानिकारक हो सकती है। 5 बौद्धिक रूप से आलसी बनाम तकनीकी रूप से तेज। आज बहुत से निवेशक मोबाइल ऐप्स, बॉट्स, यूट्यूब, स्टॉक टिप्स और इंस्टाग्राम रील्स के आधार पर निवेश कर रहे हैं। लेकिन ग्राहम ने गहन अध्ययन, विवेकपूर्ण सोच और अनुशासन को प्राथमिकता दी। व्यावहारिक सुझाव: हर निवेश से पहले खुद से पूछें, ओ क्या मैंने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी है? ओ क्या मैं इसके व्यवसाय को समझता हूं? ओ क्या इसके वित्तीय अनुपात संतुलित हैं? 6 वर्तमान उदाहरण, ग्राहम की रणनीतियां कैसे लागू होती हैं। मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ITC, कोल इंडिया जैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में निवेश। विविधीकरण, इंडेक्स ETFs, सेक्टर फंड्स के जरिए। सुरक्षा का अंतर, मिड कैप चुनते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी जोड़ना। भावनात्मक अनुशासन, मेम स्टॉक्स और क्रिप्टो की भीड़ से दूरी रखना। 7 मनोवैज्ञानिक अनुशासन और सोशल मीडिया युग। आज के डिजिटल युग में एक बड़ी चुनौती है सूचना का अत्याचार। हर निवेशक ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से भरा पड़ा है, फ्री टिप्स और ब्रेकिंग न्यूज से। पर ग्राहक निवेशक वही है जो इन सूचनाओं का फिल्टर कर सके, जो खुद पर नियंत्रण रख सके, जो भीड़ से अलग सोच सके। ग्राहम के लोकप्रिय उदाहरण, निवेश का शाश्वत ज्ञान।
बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है। उनके विचार इतने गहरे और कालातीत हैं कि उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्द आज भी निवेशकों की सोच का मार्गदर्शन करते हैं। उनके उद्धरण केवल शब्द नहीं, बल्कि दशकों की समझदारी, अनुभव और व्यवहारिकता का निचोड़ है। चाहे आप एक रक्षात्मक निवेशक हों या उद्यमी निवेशक, ग्राहम के उद्धरण आपको बार बार आत्मनिरीक्षण करने को प्रेरित करते हैं। इस लेख में हम ग्राहम के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध उद्धरणों को गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि इनका आधुनिक निवेश दुनिया में क्या महत्व है। सजग निवेशक का लक्ष्य वृद्धि नहीं, सुरक्षा है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट्स एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट्स। अर्थ: यह उद्धरण निवेश की सबसे बड़ी गलतफहमी को चुनौती देता है कि निवेश केवल पैसा बढ़ाने के लिए होता है। ग्राहम के अनुसार, एक बुद्धिमान निवेशक पहले पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, फिर लाभ की अपेक्षा करता है। विस्तृत विश्लेषण: एक जोखिम से सुरक्षा पहले। बाजार का स्वभाव अनिश्चित है। बुद्धिमान निवेशक कभी पूंजी खोने के खतरे को नजरअंदाज नहीं करता। 2. लाभ एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप सोच समझकर निवेश करते हैं, सुरक्षा रखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो लाभ अपने आप होता है। 3. ग्रोथ हंगर से दूर रहें। अक्सर निवेशक उच्च रिटर्न की तलाश में अत्यधिक जोखिम उठाते हैं। यह ग्राहक सोच के विपरीत है। 4. प्रासंगिकता आज। जब क्रिप्टो, मेम स्टॉक्स और सट्टा प्रेरित आईपीओज लोकप्रिय हैं, तब यह उद्धरण और भी ज्यादा आवश्यक बन गया है। मिस्टर मार्केट आपको रोज ऑफर देता है, आप चाहें तो लें, वरना टाल दें। मिस्टर मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू गाइड यू। अर्थ: यह ग्राहम की सबसे प्रसिद्ध रूपकों में से एक है, जहां उन्होंने मिस्टर मार्केट नामक काल्पनिक पात्र के माध्यम से बाजार के मूड और निवेशक के व्यवहार को समझाया। विस्तृत विश्लेषण: एक मिस्टर मार्केट का स्वभाव। कभी वह बहुत उत्साही होता है और ऊंचे दाम पर खरीद बिक्री करता है। कभी वह निराश होता है और कीमतों को गिरा देता है। वह रोज दरवाजा खटखटाकर आपके पास डील लेकर आता है। 2. आपका विकल्प। आपको हर बार उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कीमत आकर्षक न हो। 3. भावनात्मक स्थिरता। यह उद्धरण सिखाता है कि निवेशक को बाजार के मूड से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। 4. आधुनिक संदर्भ में। आज के समय में, जहां हर घंटे स्टॉक की कीमतें बदलती हैं और निवेशक एफओएमओ में निर्णय लेते हैं, यह उद्धरण स्पष्ट करता है, बाजार आपको सेवा देने के लिए है, मार्गदर्शन देने के लिए नहीं। वास्तविक निवेश तभी होता है जब वह उचित विश्लेषण, सुरक्षा का आश्वासन और संतोषजनक रिटर्न देता है। An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and satisfactory return. अर्थ: यह ग्राहम के निवेश दर्शन की मूल परिभाषा है। इसके अनुसार, सट्टा, स्पेक्युलेशन और निवेश, इन्वेस्टमेंट के बीच सबसे बड़ा अंतर विश्लेषण, सुरक्षा और संतुलन का है। 3 प्रमुख तत्व। 1. उचित विश्लेषण। कंपनी के आर्थिक आंकड़ों का गहरा अध्ययन। व्यवसाय मॉडल की समझ। प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन की जांच। 2. सुरक्षा की गारंटी। मूल्यांकन करते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुनिश्चित करना। अधिक कर्ज, कमजोर नकदी प्रवाह जैसी जोखिमों से बचाव। 3. संतोषजनक वापसी। असाधारण नहीं, बल्कि यथार्थवादी और स्थिर रिटर्न की तलाश। जोखिम के अनुपात में लाभ की अपेक्षा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भावनात्मक अस्थिरता है। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम, एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी, इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। अर्थ: निवेश के निर्णय में सबसे बड़ा जोखिम बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, यानी खुद हम। व्यवहारिक दृष्टिकोण। लोग डर में स्टॉक्स बेच देते हैं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान। लालच में स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जैसे आईपीओ या बुलबुला बनने के समय। यह उद्धरण हमें भावनात्मक अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। वैल्यू निवेश कभी फैशन में नहीं रहता, पर हमेशा अर्थपूर्ण रहता है। Value investing is at its core the discipline of buying securities at a significant discount from their current underlying values.
आधुनिक युग में महत्व। आज निवेश की दुनिया में ट्रेंड बदलते रहते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्वांट स्ट्रैटेजीज। पर ग्राहम का वैल्यू निवेश समय के परे है, यह स्थिरता, विवेक और संयम पर आधारित है। 6 ग्राहम के उद्धरणों से व्यवहारिक निवेश सिद्धांत। सुरक्षा पहले, जोखिम के बजाय पूंजी की रक्षा करें। मिस्टर मार्केट एक सेवक है, हर कीमत पर लेन देन जरूरी नहीं। भावनाएं शत्रु हैं, निर्णय तर्क संगत और योजना पर आधारित हो। मूल्य से कम पर खरीदे, सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति। 7 ग्राहम के उद्धरण और डिजिटल निवेशक। आज निवेशक स्मार्टफोन ऐप्स, यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर पर निर्भर हो गए हैं। परंतु ग्राहम के यह उद्धरण आपको सिखाते हैं कि निर्णय ज्ञान से लें, शोर से नहीं। हर डील को पकड़ना जरूरी नहीं, मिस्टर मार्केट तो रोज दस्तक देगा। बेंजामिन ग्राहम के उद्धरणों में केवल निवेश की तकनीकी बातें नहीं हैं, बल्कि वे निवेशक के चरित्र, धैर्य, अनुशासन और मूल्य आधारित सोच की याद दिलाते हैं। आज के डिजिटल, अस्थिर और शोर भरे वित्तीय माहौल में ये उद्धरण एक दिशा सूचक दीपक की तरह हैं, जो हर निवेशक को यह याद दिलाते हैं। निवेश कोई तेज रेस नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और विवेक की लंबी यात्रा है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की शाश्वत शिक्षाएं और आज की प्रासंगिकता। बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई आम निवेश मार्गदर्शिका नहीं है, यह विवेकपूर्ण निवेश का नैतिक और व्यवहारिक मैनिफेस्टो है। 1949 में लिखी गई यह पुस्तक आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी तब थी, शायद उससे भी अधिक। यह पुस्तक सिखाती है कि निवेश केवल आंकड़ों, चार्टों और सट्टा दृष्टिकोण का खेल नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, धैर्य, मूल्यांकन और मानसिक संतुलन की यात्रा है। इस निष्कर्ष में हम समझेंगे पुस्तक के 4 प्रमुख सिद्धांत। 2 निवेश रणनीतियां, आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता और व्यवहारिक निवेशक के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश। ग्राहम के 4 अनिवार्य निवेश सिद्धांत। सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। ग्राहम के अनुसार एक बुद्धिमान निवेशक का पहला लक्ष्य होना चाहिए पूंजी की रक्षा। सजग निवेशक का लक्ष्य वृद्धि नहीं, सुरक्षा है। इसका अर्थ है कि निवेशक को अपनी पूंजी को ऐसे स्थानों पर लगाना चाहिए जहां जोखिम को नियंत्रण में रखा जा सके। कोई भी लाभ तभी सार्थक है जब उसकी प्राप्ति के पीछे अत्यधिक हानि का खतरा न हो। यह सिद्धांत विशेष रूप से उस दौर में लागू होता है जहां अत्यधिक प्रचार प्रसार के चलते निवेशक भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तात्पर्य है किसी निवेश को उसके आंतरिक मूल्य से नीचे कीमत पर खरीदना, ताकि यदि अनुमान गलत भी हो जाए तो नुकसान कम हो। आप जितना सस्ता खरीदेंगे, जोखिम उतना कम और सुरक्षा उतनी अधिक होगी। ग्राहम मानते हैं कि हर निवेशक को भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। यह तभी संभव है जब आप मूल्य से कम कीमत पर खरीदारी करें। उचित मूल्यांकन और विश्लेषण। ग्राहम सट्टा या टिप्स पर आधारित निवेश को नकारते हैं। उनके अनुसार कोई भी निवेश निर्णय गंभीर अध्ययन और ठोस तर्क पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन में शामिल है कंपनी की आय और लाभप्रदता का विश्लेषण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह, कर्ज का स्तर, प्रतिस्पर्धी लाभ और उद्योग का स्थान, दीर्घकालिक विकास क्षमता। यह दृष्टिकोण आज के इंस्टा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड के बिल्कुल विपरीत है। मानसिक अनुशासन। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। ग्राहम बार बार चेतावनी देते हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव हमारा शत्रु नहीं, हमारी भावनाएं हैं। लालच, डर, एफओएमओ, हताशा, यही वे कारक हैं जो अधिकांश निवेशकों को विफल बनाते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत, धैर्यवान और अनुशासित हो। 2 प्रमुख निवेश रणनीतियां। ग्राहम ने निवेशकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। यह वह निवेशक है जो जोखिम से बचना चाहता है, ज्यादा समय या ऊर्जा निवेश पर नहीं देना चाहता, लेकिन स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहता है। मुख्य विशेषताएं। विविध पोर्टफोलियो, स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स या हाईग्रेड ईटीएफ्स का उपयोग, नियमित पुनर्संतुलन, भावनात्मक स्थिरता,
उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। यह वह निवेशक है जो अतिरिक्त समय, प्रयास और जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की तलाश करता है। मुख्य विशेषताएं: कम मूल्यांकन वाले या उपेक्षित स्टॉक्स की खोज, गहरा फंडामेंटल विश्लेषण, विशेष स्थितियों का लाभ जैसे स्पिन्स, राइट्स इश्यू आदि, सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन। ग्राहम दोनों रणनीतियों को स्वीकार करते हैं, बशर्ते निवेशक अपनी सीमाओं को पहचाने और उसके अनुसार काम करें।